न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लास 11 के लिए ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक टेबल है, इस टेबल पे किताब रखी हुई है। किताब का वेट mg जो टेबल पे काम कर रहा है, टेबल के ऊपर एक्ट कर रहा है, और ये किताब जो है अपने वेट के बावजूद नीचे नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये टेबल जो है ये किताब पर एक बल दे रही है, ठीक उल्टी दिशा में और समान। उसी को कह रहे हैं रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, इसीलिए इसको n नाम दिया गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विथ माइनस साइन, और ये वेक्टर नोटेशंस में है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होता है उसके बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दूसरा एग्जाम्पल, एक गन से बुलेट फायर हुई। इस दिशा में जो बुलेट निकली, तो बुलेट पर एक फोर्स है इस दिशा में। जितना फोर्स बुलेट पर है उतना ही फोर्स गन पर भी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बाद में एक दूसरे स्लाइड में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। एक और एग्जांपल है वॉकिंग का। आदमी जब पुश करता है ग्राउंड को, एक्शन, ग्राउंड से एक रिएक्शन मिलता है जिसके कारण आदमी चल सकता है। देखते हैं डायग्राम के रूप में। ये जो फोर्स अप्लाई किया पाँव पर, पाँव के कारण जो नीचे जितना फोर्स पड़ रहा है वो है एक्शन, और ज़मीन से जो रिएक्शन मिल रहा है उसके फलस्वरूप ये जो ज़मीन से रिएक्शन मिल रहा है उसको यहाँ पे हमने ड्रॉ किया। उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक इस तरफ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इस तरफ है वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज आर कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है आर साइन थीटा। जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है वो सामने की तरफ बढ़ाता है आदमी को, और जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है वो वेट को संभालता है आदमी का। बात करते हैं रिएक्शन इन अ मूविंग लिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक आदमी है और इसका वेट नीचे की तरफ mg। तो फ्लोर से जो रिएक्शन मिल रहा है दैट इज r, और मान लेते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ma है एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया फोर्स। क्योंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आदमी का एक्सेलरेशन भी लिफ्ट के एक्सेलरेशन के साथ बराबर, दैट इज a। तो आदमी पर जितना फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है दैट इज ma। तो ma बराबर कितना हो जाएगा, r माइनस mg, क्योंकि ma जिस तरफ है r भी उसी तरफ है। ये एक सिचुएशन है जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, लेकिन हम ये जनरल बताया। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में क्या होने वाले हैं। सबसे पहला सिचुएशन है लिफ्ट एट रेस्ट। जब लिफ्ट रुकी हुई है उस स्थिति में यही फार्मूला हम लोग बिठाते हैं और एक्सेलरेशन को 0 बिठा देते हैं, तो वहां से हम लोग को मिल जाता है r बराबर mg, मतलब जितना रिएक्शन उतना ही वेट। मतलब लिफ्ट के बाहर भी आदमी को जैसा लगता है यहाँ भी वही लग रहा है, नो चेंज इन अपेरेंट वेट। दूसरी स्थिति है जब लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो जाहिर सा बात है एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो फिर वही सिचुएशन, जो रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू mg, मतलब नॉर्मली जैसा आदमी को वेट लगता है वैसे ही वेट लगेगा। लेकिन अगर लिफ्ट इज मूविंग विद एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, दो स्थिति में हो सकती है। पहली स्थिति ये कि आप लिफ्ट में घुसे और आपने लिफ्ट का स्विच ऑन किया, ऊपर की तरफ जाना है। जो ऊपर की तरफ जस्ट जाना शुरू किए उस स्थिति में जो एक्सेलरेशन है दैट इज अपवर्ड एक्सेलरेशन। और ठीक उसी तरह से आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं लिफ्ट में, और सोचिए मान लीजिए कि आप ग्राउंड फ्लोर पे उतर रहे हैं, तो उतरने के जस्ट पहले आपकी जब स्पीड घट रही है तब उस स्थिति में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है ताकि लिफ्ट रुक जाए। तब उस स्थिति में भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इन दोनों स्थिति में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। जब भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आर इज एम ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी, और उस स्थिति में आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, या फिर आर इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। क्योंकि हम लोग का वेट होता है एम जी, तो एम जी प्लस है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि वेट बढ़ जाएगा जब जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, आदमी को अपना वेट ज़्यादा लगेगा। ठीक इसका उल्टा होगा, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या होगा, एम ए बराबर एम जी माइनस आर। तो देखिए यहाँ पे एम ए बराबर एम जी माइनस आर, क्योंकि एम ए जिस दिशा में है एम जी भी उसी दिशा में है। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। नॉर्मली हमारा वेट एम जी, तो m इंटू जी माइनस ए का मतलब है कि वेट
कम लगेगा, तो अपेरेंट वेट इज लेस दैन द रियल वेट। तो ये स्थिति कब होगी, जब मान लीजिए कि आप ऊपर जाते हुए जस्ट रुकने वाले हैं, वो आप ऊपर जा रहे हैं और आपकी मान लीजिए आप 4th फ्लोर पे जा रहे हैं और 4th फ्लोर पे जाके जो लिफ्ट है वो रुकने वाली है, उस स्थिति में एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। या फिर जब आप 5वें मंजिल से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जस्ट आपने बटन दबाया तो नीचे की तरफ स्पीड बढ़ना शुरू किया, उस स्थिति में भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो दोनों स्थिति में आपको लगेगा कि आपका वेट घट गया। अब है मान लीजिए कि भगवान न करे ये तार अगर कट जाए तो ये फ्री फॉल हो जाएगा, ये लिफ्ट जो है वो फ्रीली नीचे गिरेगा। उस स्थिति में जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के साथ बराबर होगा, गुरुत्वजनित त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ बराबर होगा। और हम लोग फार्मूला में वैसे ही बिठा सकते हैं, एक ही जगह पे जी बिठा देंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन जीरो हो जाएगा, आदमी को लगेगा कि वो वेटलेस है, उसका अपेरेंट वेट जीरो है। एक और सिचुएशन है कि अगर इस लिफ्ट को खींच दिया जाए नीचे की तरफ इतना जोर से कि जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से नीचे खींचा जाए, तो क्या होगा। तब उस स्थिति में वही फार्मूला हम लोग बिठा दिए, लेकिन तब देखेंगे कि रिएक्शन जो है वो नेगेटिव आ जाता है। अगर रिएक्शन नेगेटिव आ जाता है तो ये जो अपेरेंट वेट नेगेटिव है, ऐसा तो संभव है ही नहीं, तो यहाँ पर ये डायग्राम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा डायग्राम करना पड़ेगा कि उस स्थिति में ऐसा होगा कि जो ऊपर से जो लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है इतना जोर से आ रहा है कि आदमी के सर पे लग जाएगा, और आदमी को क्या लगेगा कि वो ऊपर की तरफ उड़ गया, ऊपर की तरफ उड़ के छत पे टच हो गया। लेकिन एक्चुअल में बात यह है कि लिफ्ट इतनी ज़ोर से नीचे आ रही है कि जितना ज़ोर से आदमी आ रहा है उससे भी ज़्यादा ज़ोर से लिफ्ट नीचे आ रही है, इस कारण से वो लिफ्ट आदमी के सर पे टच हो जाएगा। और ये उस स्थिति में रिएक्शन भी जिससे नीचे की तरफ और वेट भी नीचे की तरफ, तो फॉर्मूला होगा एम ए इज इक्वल टू आर प्लस एम जी। और अपेरेंट वेट तो नेगेटिव है ही, तो इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे द मैन विल फील सुपर वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब आपका वेट जीरो, सुपर वेटलेसनेस का मतलब आप ऊपर की तरफ लगेगा कि जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहे हैं ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। In an isolated system, when there is no external force that acts on a system, the vector sum of यहाँ पे होना चाहिए linear momentum of all the bodies is conserved and not affected due to their mutual action and reaction। तो जो जितने भी लीनियर मोमेंटम हैं वो किसी कोई बॉडी सिस्टम में जितने सारे बॉडीज हैं उन सब का पहले भी जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही मोमेंटम होगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए एक बॉडी है, उसका मोमेंटम है p, मतलब यहाँ पे p मोमेंटम से आगे जा रही थी। मान लीजिए कि ये एक बॉम्ब है, अगर ये बॉम्ब है तो ये एक्सप्लोड करेगा। एक्सप्लोड करने से P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P इस तरह से अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। जब अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि पहले भी जो मोमेंटम था बाद में भी मोमेंटम उतना ही होगा। तो मतलब कुछ आगे की तरफ जाएंगे, कुछ पीछे की तरफ जाएंगे, टोटल मिलाकर मोमेंटम पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये सब वेक्टर्स हैं इसीलिए बोल्ड में है, p वेक्टर इज इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर प्लस p4 वेक्टर प्लस p5 प्लस p6 प्लस p7 प्लस p8 डॉट डॉट डॉट, जितने सारे हैं उतने सारे जितने भी लीनियर मोमेंटम है सबको जोड़ना पड़ेगा। ये बाद में है और ये स्टार्टिंग में था, पहले भी जितना मोमेंटम बाद में भी उतना ही मोमेंटम। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हमेशा लागू होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसका प्रूफ किस तरह से होगा। फोर्स जो होता है किसी बॉडी पर, अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर आप अप्लाई करें तो दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। क्यों? आप न्यूटन के सेकंड लॉ को जानते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ में ये लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp बाई dt या फिर डेल्टा p बाई डेल्टा टी। डेल्टा p का मतलब है चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा t का मतलब चेंज इन टाइम। तो मतलब यूनिट टाइम में जितना मोमेंटम में चेंज हुआ दैट इज फोर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। तो यहाँ से देखते हैं क्योंकि f जीरो है,
एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, when there is no external force that acts on a system, the vector sum of linear momentum of all the bodies of a system is conserved। मतलब अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं है, F इज जीरो, तो जाहिर सी बात है इसको भी जीरो होना होगा। इसको जीरो होने का मतलब dp जीरो होगा या डेल्टा p जीरो होगा। चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, तो मोमेंटम में कोई परिवर्तन होगा नहीं, पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहेगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग कह सकते हैं कि p इज कांस्टेंट, मोमेंटम इज कांस्टेंट कब, व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मोमेंटम इज कांस्टेंट। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन देखो, रिकॉइल ऑफ द गन। ये एक बंदूक है, मास है बंदूक की गोली का छोटा m और वेलोसिटी है छोटा v। बंदूक का मास है कैपिटल M, वेलोसिटी है कैपिटल V। तो अब क्या होता है कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग, जब गन को फायर नहीं किया गया था तब टोटल मोमेंटम कितना था, जीरो, किसी का वेलोसिटी नहीं था, इसीलिए मास इनटू वेलोसिटी वाज जीरो। लेकिन बाद में क्या हुआ, बंदूक से गोली जब निकली तो मोमेंटम तब भी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस के कारण यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ है ना। तो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो था mv प्लस mv, ये सब वेक्टर्स में है। ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर, इसीलिए बोल्ड में है। कैपिटल M कैपिटल V वेक्टर, ये मोमेंटम हो गया बंदूक का, और मोमेंटम ऑफ द बुलेट इज m इंटू स्मॉल m इंटू स्मॉल v। इन दोनों को ऐड करके भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही होगा। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया कि रिकॉयल वेलोसिटी, मतलब ये बंदूक के पीछे जाने का जो वेलोसिटी होगा, अगर इस तरफ गोली जाएगा तो बंदूक पीछे की तरफ जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से निकालेंगे तो माइनस mv बाय m। तो अब उसी तरह से हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि एक आदमी जो है, ही जंप्स टू द शोर फ्रॉम अ बोट। एक नाव है, नाव से किनारे पर वो जंप करता है। जैसे ही वो किनारे पर जंप करेगा, तो अगर आपने भी जंप किया तो आप ख्याल करेंगे कि आपका जो नाव है वो पीछे की तरफ चला जाता है। आदमी पीछे सामने की तरफ जंप, मोमेंटम mv, बोट का मोमेंटम पीछे की तरफ कैपिटल M कैपिटल V। अब टोटल मोमेंटम जो है वो पहले भी जीरो था, तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। अगर ये रुका हुआ था और आदमी ने जंप किया, तो अगर आदमी इस तरफ जाएगा तो इसको उल्टा तरफ जाना पड़ेगा, ताकि टोटल में जीरो हो जाएगा। इस तरफ पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी कुछ होना चाहिए, ताकि मोमेंटम पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही रहे। एक और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि द गन इज हेल्ड टाइटली टू द शोल्डर वाइल फायरिंग। अगर आप बंदूक से गोली चलाएंगे तो ये कंधे के पास बहुत टाइट पकड़ना पड़ता है बंदूक को। अगर आप टाइट नहीं पकड़ेंगे तो आपका कंधा फूट जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तब रिकॉइल वेलोसिटी से आपका ये कंधे पे बहुत चोट लगेगी। लेकिन अगर कस के पकड़ेंगे तो चोट क्यों नहीं लगेगी? देखिए, सामने की तरफ बंदूक का मोमेंटम mv, छोटा m छोटा v, बंदूक का नहीं, गोली का मोमेंटम है mv। पीछे की तरफ है बंदूक का मोमेंटम जो है कैपिटल M इंटू कैपिटल V। टोटल मोमेंटम जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि पहले बंदूक और गोली रेस्ट में थी, इसीलिए जीरो इज इक्वल टू mv प्लस mv। अब क्या है कि रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, थोड़ी देर पहले ही देखा, v इज इक्वल टू माइनस m v बाई m। ये जो m है, नीचे वाला m, ये m क्या है? ये मास ऑफ द गन है, ठीक है। तो ये जो गन का जो मास है, तो इसको अगर आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर आप कस के पकड़े अपने बॉडी के साथ, तो आपका बॉडी का वेट प्लस बंदूक का वेट जुड़ गया। हाँ, दोनों का वेट जुड़ गया। अगर दोनों का वेट जुड़ गया तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो रिकॉइल वेलोसिटी बहुत छोटा हो जाएगा। तो रिकॉइल वेलोसिटी कम कब होगा? जब आप कस के पकड़ेंगे बंदूक को अपने बॉडी के साथ। तो इसीलिए ये करना जरूरी है। द वेट ऑफ द पर्सन इज एडेड टू द वेट ऑफ द गन। यहाँ पे वेट ऑफ द पर्सन गन के साथ ऐड हो जाता है, सो द रिकॉइल वेलोसिटी इज लोअर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन में जेट इंजन्स के बारे में। पहले टर्बोजेट। टर्बोजेट में क्या है कि यहाँ से हवा, आप जेट इंजन जानते हैं ना, जेट इंजन्स का मतलब वो इंजन जो बहुत हाई स्पीड से जाते हैं। वहाँ पे क्या है, कुछ एग्जॉस्ट निकलता है, वहाँ पे ईंधन के साथ एग्जॉस्ट निकलता है, वो थर्ड लॉ के नियम के अनुसार आगे बढ़ता है। कैसे? देखिए, यहाँ पर जितने भी हवा है वो यहाँ से घुस रही है। घुसने के बाद यहाँ कंबशन चेम्बर है, यहाँ पर जो फ्यूल है, फ्यूल के साथ
ये हवा यहाँ पे मिक्स होती है और यहाँ पर जलता है ईंधन, और ईंधन जलने से बहुत तेज़ी से यहाँ से निकलता है। जब बहुत तेज़ी से निकलता है तो ये रोटर घूमता है। ये रोटर जितना ज़ोर से घूमेगा ये फैन भी उतना ज़ोर से घूमेगा, और ये उतना और ज़ोर से खींच लेगा वायु को। ये ज़्यादा ज़ोर से वायु को खींचेगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ऑक्सीजन मिलेगा, और भी ज़्यादा ज़ोर से ये गाड़ी ये इंजन चलेगा। और पीछे की तरफ एग्जॉस्ट बहुत ज़ोर से होगा। जितना ज़ोर से पीछे की तरफ एग्जॉस्ट होगा उतना ही मोमेंटम का प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार इस तरफ मोमेंटम है पीछे की तरफ, तो उसके रिएक्शन में सामने की तरफ ये प्लेन चल पड़ेगा, क्योंकि जिस प्लेन पे ही लगा होता है ये जेट इंजन। अब जेट इंजन का ये है टर्बोजेट। अब टर्बोजेट से भी एक दूसरा टाइप का जेट है, वो है रैम जेट। रैम जेट में क्या है कि वो बहुत हाई स्पीड पे ही काम करता है। स्टार्टिंग आपने टर्बोजेट से कर लिया, उसके बाद रैम जेट स्टार्ट कीजिए। उसमें क्या होगा कि आप कोई कंप्रेसर नहीं होता है, वो हाई स्पीड जो है उस हाई स्पीड के कारण ही वहाँ पर कंप्रेस हो जाता है एयर, और फिर वहाँ पर आग जलती है और बहुत ज़्यादा स्पीड से एग्जॉस्ट निकलता है। तो ये टेक ऑफ के टाइम पर काम नहीं कर सकता जब हवा का स्पीड कम है, लेकिन जब आप हाई स्पीड पे पहुंच गए तब आप रैमजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर मिसाइल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं रॉकेट्स के बारे में। रॉकेट और इसमें बेसिक डिफरेंस ये है जेट इंजन में कि रॉकेट में अपने साथ ऑक्सीजन ये खुद लेके जाता है। तो जेट इंजन जो है वो वायुमंडल के बाहर काम नहीं करेगा, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। लेकिन रॉकेट जो है जहाँ पर स्पेस में भी जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है। ऑक्सीजन लेके जाए या कोई और ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर और फ्यूल, ये दोनों रिएक्शन से जो ईंधन जब रिएक्शन करता है तो वहाँ पर जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, तो फिर न्यूटन के थर्ड लॉ या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार ये ऊपर की तरफ बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे फर्क क्या है रॉकेट और उसके साथ जेट इंजन के साथ। रॉकेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम जेट इंजन एज देर कैरी देयर ओन ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजर्स along with the fuel so that they can fly in space which the jet planes cannot। और ये जनरली लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट का एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर। केरोसिन्स भी ले सकते हैं, केरोसिन यहाँ पे लिए, यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन लिया या पेरोक्साइड्स लिए, और उसके सहारे ये रिएक्शन होता है इन दोनों के बीच में, और यहाँ पर जो बहुत ज़ोर से एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं, और न्यूटन के थर्ड लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार ये आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ कनेक्टेड सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं एक मास है ये m1, दूसरा मास है m2, और इसको एक पुली से जोड़ दिया गया है एक तार से। ऐसे इसके ऊपर तार लगा दिया गया है, जो भारी है उस तरफ उतर जाएगा। मान लेते हैं m1 भारी है, तो नीचे की तरफ यहाँ जो वेट है दैट इज m1g। m2g का भी वेट है, यहाँ पे m2 का भी वेट है m2g, और उसके कारण दोनों तरफ टेंशन है, इधर एक टेंशन है और इधर एक टेंशन है। तो अब जो बात है कि ये इस तरफ से एक्सेलरेट होगा, क्योंकि ये तरफ भारी है तो एक्सेलरेशन ए इस तरफ है। अब हम लोग एक एक फ्री बॉडी डायग्राम देख लेंगे, सिर्फ इसका देख लेते हैं। इसमें क्या है, नीचे की तरफ फोर्स है m1g, ऊपर की तरफ फोर्स है m1t। टोटल एक्सेलरेशन है इसका नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना हुआ m इंटू ए, मतलब m1 इंटू ए इस तरफ है, तो m1 इंटू ए बराबर m1g माइनस टी। ठीक उसी तरह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, t माइनस m2g, ये हो गया दूसरा इक्वेशन हमारा। m2a बराबर, फिर से बोल रहे हैं, m2 जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है m2 इंटू ए, ये फोर्स बराबर कितना हो जाएगा t माइनस m2g। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, दोनों से t को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से t का मान निकालेंगे, इसमें बिठा देंगे, तो फिर देखेंगे t नहीं रहा, तब उस स्थिति में हम लोग को a का वैल्यू मिल जाएगा इस तरह से। और उसी तरह से अगर हम लोग a को एलिमिनेट करें, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फिर a एलिमिनेट हो जाएगा, तब उस स्थिति में हम लोगों को t का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है ये। और हम लोग नेट फोर्स ऑन पुली, पुली के ऊपर टोटल फोर्स कितना है t और t मतलब 2t, तो 2t का मान कितना है, इसको दुगना कर देंगे 4 इंटू इतना। तो इस तरह से हम लोग कनेक्टेड सिस्टम में निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स में इसी तरह के
अन्य अन्य बहुत तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ये एक शुरुआत है, ये एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको पता होना चाहिए। इसको यूज़ करके आप बाकी सब प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ टू कॉन्करेंट फोर्सेस पहले देख लेते हैं। एक पॉइंट पे दो फोर्सेस हैं, F1 और F2 वेक्टर। दोनों वेक्टर का एडिशन जीरो है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। बहुत इजी है। लेकिन अगर तीन हो तो क्या होगा, मान लेते हैं एक है F1 वेक्टर, दूसरा है F2 वेक्टर और तीसरा है F3 वेक्टर। तो हम लोग देख लेते हैं एंगल्स क्या है। F1 के अपोजिट में एंगल अल्फा, F2 के अपोजिट में एंगल बीटा और F3 के अपोजिट में एंगल गामा। अब F1 और F2 दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ से। मान लेते हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन है ये है उन दोनों का एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको और इसको जोड़ने से तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों और ये तीनों जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो फिर हम लोग का पास फाइनली कितना हुआ, r इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ऐसा जब होगा उसी टाइम पर ये तीनों जो फोर्सेस वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब ये है कि इन तीनों फोर्सेस के कारण टोटल जो फोर्स है, नेट फोर्स है, दैट इज जीरो। तो उसका कंडीशन तो ये है, तो वहां से हमको दिख ही रहा है कि F1 प्लस F2 वेक्टर जितना होगा वो F3 के साथ तब बराबर होना चाहिए। और बाय लैमीज थ्योरम हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा होने पर क्या होना चाहिए, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। इस फॉर्मूले के सहारे हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अलग अलग जो प्रॉब्लम सम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, और वो हम लोग करेंगे भी जब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहा। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर पढ़ा जाएगा, शायद हम लोग फ्रिक्शन शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट। थैंक यू।